बाबा का कहना है कि महिलाएं बिना मंगलसूत्र के, बिना सिंदूर के खाली प्लॉट लगती हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री एक मेल हैं और ये पैट्रियार्की सिस्टम ही हमारे देश में इतना खराब है। और सबसे ये बोले तो ठीक है, चल सकता है, लेकिन वहाँ बैठी महिलाएं भी हंस रही हैं जिनको अपनी इज्जत की परवाह ही नहीं है। सबसे दुखद तो ये है कि ज्योति मौर्य को उसको कास्ट के आधार पे उसको टारगेट किया जा रहा है। अगर वो अपर कम्युनिटी की होती, किसी और कम्युनिटी की होती, तो उसको कहा जाता साहसी हो तुम बहुत साहसी हो कि तुमने मतलब अपने पति को छोड़ दिया, साहसी हो, तुमने साहस भरा काम किया। ब्राह्मणवाद खुद आपके घर में पनप रहा, आप अपनी बहू बेटियों को पढ़ने नहीं जाने देना चाहते, तो गलती है हमारे समाज की है। और SC ST OBC ही हैं जो इस ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर शादीशुदा महिलाओं ने मंगलसूत्र नहीं पहना, सिंदूर नहीं लगाया, तो हम उनको खाली प्लॉट मानते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है। ये लीजिए मैडम, मंगलसूत्र। जी, मेरे साथ हैं प्रियंका पासवान, इनसे बातचीत करेंगे मंगलसूत्र और सिंदूर को लेके इनकी क्या राय है। और बाबा का कहना है कि महिलाएं बिना मंगलसूत्र के, बिना सिंदूर के खाली प्लॉट लगती हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री एक मेल हैं और ये पैट्रियार्की सिस्टम ही हमारे देश में इतना खराब है। और सबसे ये बोले तो ठीक है, चल सकता है, लेकिन वहाँ बैठी महिलाएं भी हंस रही हैं जिनको अपनी इज्जत की परवाह ही नहीं है। सबसे दुखद तो ये है। और जिस रूप में इंसान पैदा हुआ है, आखिर महिलाओं को ही क्यों मंगलसूत्र, सिंदूर, पायल, गहना, बिछिया क्यों पहनना है? क्योंकि पहले तो उनको शादी के बाद ऐसा उनको सजा दो, सजाने के बाद में अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उनको हटा दो, तो अब वो विधवा हो गई। एक तरह से उनको नीचे गिराने के लिए ही, उनका मानसिक रूप से लेवल नीचे गिराने के लिए, इवन ये भी कहा जाता है कि अगर आप अपने पति के पहले मर जाती हैं तो आप बहुत बड़ी सुहागन मरती हैं, तो बहुत अच्छा माना जाता है ये, और बहुत बड़ी बात है ये। तो अब ये भी देख लीजिए, महिलाएं तो वैसे भी पतियों से 10 साल, 7 साल, 5 साल छोटी होती हैं। मतलब मेंटेलिटी में, मतलब ये सब इस कदर महिलाओं को भर दिया जाता है कि वो अपना अच्छा बुरा, अपनी चीज़ें, उनके ऊपर मजाक बनाना, जोक्स बनाना, मतलब हर किसी का ट्रेंड है और उस पर महिलाओं को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाबा ने इसमें गलत क्या कह दिया? मंगलसूत्र और सिंदूर तो औरत का गहना होता है। देखिए, औरत का गहना, औरत और आदमी एक तरीके से पैदा हुए हैं। और बाबा साहब, मैं खुद मानती हूँ कि अगर मैं नेचर ने मुझे ऐसा पैदा किया है तो मैं ऐसे ही रहूँगी और ऐसे ही मरूंगी। ये मेरा मानना है। और अभी मैंने कल या परसों में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला से बात किया। उनकी उम्र करीब 92 ईयर्स की होगी। तो वो महिला उन्होंने बोला कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कई मीटिंग्स उन्होंने अटेंड किए थे। उन्होंने ये बोला कि बाबा साहब ये बोलते थे कि तुम लोग ये जो पायल पहनते, उस समय उन्होंने बताया हंसिया पहना जाता था, हंसिया होता था गले में या पैरों में, तो पायल पहनती हो, नाक छिदाती हो, तो वो ये है कि वो कोई लेके भागे तुम दौड़ ही नहीं पाओ। और हंसिया पहन लिया तो आपने बेड़िया अपने आप को जकड़ लिया। तो बाबा साहब इन सब के बहुत ही अपोज में रहते थे। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं को भी इतना डर भर दिया जाता। आखिर कौन डर भरता है? ये सब चीजें, ये जो जाते प्रवचन सुनने, रामायण महाभारत, वहीं पे ये सारी चीजें भरी जाती हैं कि पति ये पति वो, तुम नहीं करोगी तो तुम्हारे पति को हो जाएगा, बेटे को हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे पति परमेश्वर होता है। और आप मतलब 2-4 किताबें क्या पढ़ जाते हो? आपकी जनरेशन के बच्चे, आप संस्कृति पे सवाल उठाने लगते हैं। देख, संस्कृति कौन सी संस्कृति? देखिए, ये संस्कृति नहीं है, ये कुसंस्कृति है, जहां पे किसी के ऊपर भी कोई बर्डन डाला जाए। आप सज सकती हैं,
आपको सजने का मन है तो आप सज सकती है। आदमी क्यों नहीं सिंदूर पहनता, बिंदी पहनता, उसको अपने पति पत्नी की फिक्र नहीं है? क्यों नहीं फास्ट रखते, उसको अपनी पत्नी की फिक्र नहीं? वो भी तो जब फास्ट रख के देखे बीवी की उम्र बढ़ जाए, वो भी फास्ट रख के देखे उसके बच्चे की उम्र बढ़ जाए। कभी होती है? नहीं होती है। ये सारी चीजें नहीं होती है। सिर्फ ये औरतों को जो एकदम बांध के रखने वाली, आज ये दिन है, आज वो दिन है, आज ये दिन है, आज आप ये करो, वो करो, व्रत रखो, फास्ट रखो, ये औरतों को इसमें उलझा के रखना है ताकि वो आगे बढ़ ही नहीं पाए, पढ़ ही नहीं पाए। आगे बढ़ जाएंगी तो पतियों को धोखा देंगी ना, जैसे ज्योति मौर्य ने किया। देखिए, अब आपने अगर ज्योति मौर्य की बात की तो मेरा तो पूरा का पूरा सिर्फ यही है कि ज्योति मौर्य, उसके नाम के आगे मौर्य लिखा हुआ है इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। वरना अगर आप इतिहास कह रही है कि उसने पति को धोखा दे दिया, जिस पति ने उसे पढ़ा लिखा के अफसर बनाया। देखिए, मीडिया आखिर ज्योति मौर्य के पीछे क्यों पड़ी हुई है? कितनी औरतें ऐसी हैं, कितनी औरतें भी ऐसी हैं और कितने पुरुष भी ऐसे होते हैं कि जब पुरुष पढ़ लिख जाता है, अगर आप अपने पॉलिटिशियंस की बात देखें, पढ़ लिख जाता है तो पॉलिटिशियन बन गया, देन आफ्टरवर्ड्स अपनी बीवी को रखता है और यहाँ आके दूसरी शादी करता है। बहुत एग्जाम्पल है लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी किसी का। यहाँ आके दूसरी शादी कर लेता है क्योंकि उसको अपनी बीवी गवार लगती है। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ ये बोलूंगी, ज्योति मौर्य को उसको कास्ट के आधार पे उसको टारगेट किया जा रहा है। अगर वो अपर कम्युनिटी की होती, किसी और कम्युनिटी की होती तो उसको कहा जाता साहसी हो तुम बहुत साहसी हो कि तुमने मतलब अपने पति को छोड़ दिया, साहसी हो, तुमने साहस भरा काम किया। लेकिन यहाँ मौर्य चूक। लेकिन आपको तो गुणगान करना चाहिए उनके जो प्रेमी हैं, जो दुबे जी, मनीष दुबे जी, उनका तो गुणगान करना चाहिए कि उन्होंने एक अपशब्द भी ज्योति मौर्य के बारे में नहीं बोला। ऐसा प्यार तो सबको मिलना चाहिए। देखिए, ये उनका आपसी मामला आप कह सकते हैं। क्यों मैं गुणगान करूं? ये ज्योति मौर्य जी को समझने की बात होनी चाहिए कि उनका जो हस्बैंड है, अगर इस स्थिति में उनका साथ दिया, या अगर उन्होंने साथ दिया होता और वो कुछ बन जाता, वो उसको छोड़ देती, तो कैसा लगता, उनको फील होता, किस तरह उनको फील होता। ये तो आपसी मेल जोल की बात है, वाइफ हस्बैंड की बात है। और मतलब डेफिनेटली ये गलत है कि अगर उन्होंने ये किया, इस तरह कर रही हैं तो वो गलत, मैं खुद मानती हूँ कि वो गलत है। लेकिन जो टारगेट किया जा रहा है वो सिर्फ कास्ट बेसिस पे टारगेट किया जा रहा है। हर चीज में जाति क्यों ले आते हैं? जातिवाद तो अब खत्म हो चुका है। अब तो देखिए, अब हम लोग कैसे साथ में बैठ के काम कर रहे हैं, साथ चाय भी पी सकते हैं, साथ खाना भी खा सकते हैं। अब तो हमारे बहुत नेता, आप बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब साथ खाना खाते हैं। आप कह रही हैं जाति है? नहीं, बिल्कुल सब बहुत सही बोल रही हैं आप। अब देखिए, जाति कितना ज़्यादा जातिवाद ख़त्म हो गया है। लोग मुझसे भी बोलते हैं कि आपके पेरेंट्स तो बहुत अच्छे खासे थे और तुम्हारे साथ कौन सा जातिवाद हुआ, ठाकुर ब्राह्मण आते जाते थे। ठीक है, लेकिन आखिर वो हुआ कैसे? क्या संविधान लिखने से पहले ये हुआ था? संविधान लिखने के बाद में जो आरक्षण, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं आरक्षण की पैदाइश हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ मेरा परिवार आरक्षण की पैदाइश है। और लेकिन जो निजीकरण हो गया है, अब तो ये नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त तो अपने बाल बच्चों को लेकर के आप अकेले भी रह रहे थे और पाल रहे थे, पोस रहे थे, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे थे। लेकिन अब जो निजीकरण हो गया ना, ये तोड़ने के लिए हुआ है, सारे लोग को तोड़ने के लिए हुआ है, ताकि ये आर्थिक रूप से टूट जाएं और हमारे आगे फिर से वही सारा सिस्टम, जाति व्यवस्था आ जाए। और आप जाति की बात जो कर रही हैं कि मेरे साथ नहीं हुआ, अब जो ये यूरिन कांड हुआ है, जो आदिवासी लड़के पे किया गया है, तो आप ये किसी ब्राह्मण ने आके उसका विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए? कितने ज्यादा जातिवाद वो नहीं है? और एक रुपया जोड़ के उसका छज्जा बना रहे हैं, उसका घर बना रहे हैं। ये तो समाज की यूनिटी है, वो तो समाज की यूनिटी है। अब आपके समाज में यूनिटी नहीं है तो इसमें आप विरोध करेंगे, आप जातिवाद को आड़े ले आएंगे। देखिए, तो आखिर वो क्यों कहते हैं? आखिर वो हमें जातिवादी क्यों कहते हैं आखिर? और पेशाब करना कोई अपराध नहीं है। नहीं, देखिए, अगर हाँ ऐसा उनके, आप ये खुद देखिए, अगर वो लोग इतने ज़्यादा आम मानवतावादी हैं कि पेशाब करना अपराध नहीं है,
और उसने कर दिया, और उसके बाद भी वो उसका घर छज्जा बनवा रहे, अपने गलतियों पे कोई गिल्टी नहीं है उनको, मानवतावादी वो बिल्कुल नहीं है। तो वो कैसे कहते हैं, इतना भयानक जातिवादी वो करते हैं, वो कैसे कहते हैं कि जातिवाद नहीं है और जातिवादी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जाति पे बात करते हैं, लोगों के हाथ अधिकारों की बात करते हैं, तो हम जातिवादी हैं। और जहाँ पे मनीषा, मैं बार बार उस बच्ची का नाम लेकर के दुख होता है कि जहाँ पे उसका रेप हुआ तो इतने गांव के गांव जुट गए उस अपराधी को बचाने के लिए, और आज वो अपराधी खुले घूम रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं था। सबूत मिटाने वाला कौन? सबूत मिटाने वाला प्रशासन, पूरा समाज, जो अपराधियों का समाज था वो। और सबूत कैसे मिलेगा? तो पूरी कोशिश की गई सबूत मिटाने के, सबूत ही ना मिले, और वो आज खुलेआम घूम रहे हैं और उनके लोग आ रहे हैं तो उसको फूल माला पहनाया जा रहा है। किसके? तो वो जातिवादी नहीं है। अगर वो लोग भी खड़े हो जाते कि नहीं, लड़की के साथ उनके अच्छे कर्म है। ब्राह्मण अगर पश्चाताप कर रहा है तो अच्छे कर्मों के आधार पे वो नॉर्मल कर सकता है, उसके सारे जुर्म एक तरफ। देखिए, अगर ब्राह्मणों को, मैं तो कहती हूँ भाई, गलत नहीं करते हैं ब्राह्मण बिल्कुल गलत नहीं करते। कि अगर वो ये सारी चीजें कर रहे हैं कि वो अपना अधिकार है कि उन्होंने जो सिस्टम बनाया, चतुर्वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था, सारी चीजें बनाई, सही बनाया क्योंकि वो उनको ऊपर रहना है। और आज भी देखेंगे वो ऊपर है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, महिलाएं क्या कर रही हैं उस व्यवस्था में, ओबीसी एससी एसटी क्या कर रहा है उस व्यवस्था में। आप हर रोज ब्राह्मणवाद को कोसते हैं, लेकिन आप ब्राह्मणवाद खुद आपके घर में पनप रहा। आप अपनी बहू बेटियों को पढ़ने नहीं जाने देना चाहते। कहाँ गई इस चीज का सवाल करते हैं। और दूसरा, आप बोलेंगे नहीं जी हम धोबी हैं, हम चमार से ऊपर हैं, हम पासी हैं उससे नीचे हैं, और ओबीसी में भी सारी कम्युनिटीज हैं, हम यादव हैं तो उससे ऊपर है, उससे नीचे है, जाट गुजर उससे ऊपर है, उससे नीचे। खुद आप ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं। ब्राह्मणवाद फैलाने में ब्राह्मणों का वो तो फूक देते हैं, फूकने वाली बात है। रामायण का इतना बड़ा बड़ा वो सारी चीजें होती हैं, कथावाचक जो जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो तो खुलेआम बोलते हैं कि गीता बिकता है 10 लाख में, भागवत गीता बिकता है 10 लाख में। अगर तुम नहीं खरीदोगे तो मैं कुछ कर पाऊंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो गलती हमारे समाज की है, और एससी एसटी ओबीसी ही हैं जो इस ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और ब्राह्मणों को मैं बोलूं कि गलती क्या है, गलती उनकी कुछ नहीं है। वो आज भी ऊपर बैठे हुए हैं, अपने सब तोड़ मरोड़ के बैठे हुए हैं, आज भी वो सक्सेसफुल हैं। अब एक बात और देखिए, अभी मेरे कुछ दिन पहले मुस्लिम कम्युनिटी से बात हुई, मुस्लिम कम्युनिटी के युवकों से बात हुई। उन्होंने हम लोगों ने बोला कि भाई बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशंस, मतलब उन्होंने बोला कि आप देख ही रहे हैं मुस्लिमों की हालत देश में। तो ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी। तो अब चूँकि मैं एससी कम्युनिटी से आती हूँ, तो उन लोगों ने यही बोला कि हम लोग तो दादा के ज़माने से भी मीट रोटी खा रहे थे, आज भी खा रहे हैं, कल भी खाएंगे, 50-50 हज़ार रुपया कमाते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि पंचर लगा करके या कोई भी काम करके, मतलब आप काम तो वही कर रहे हैं ना जो आपका पुरखे काम करते थे। आप इस देश की औलाद हैं, आप इस देश की संतान हैं, आप इस संविधान की संतान हैं। आपको भी हक है आपको सेक्रेटरी लेवल पे जाने का, IAS IS IPS बनने का। आपको भी हक है प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर बनने का। आप हैं, थोड़ा बड़ा सोचिए। तैयारी शुरू हो चुकी है। अब देखिए, आप मुसलमानों की बात कर रही हैं, आप तो पाकिस्तान से सीमा भाभी भारत आ चुकी हैं, आप घर वापसी भी कर चुकी हैं, हिंदू बन चुकी हैं। अब कैसे बदलाव चाहेंगी? देखिए, वाकई ये बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। जब हमारा 370 ख़त्म हुआ तो बोले कि हम प्लॉट खरीदेंगे, वहाँ की औरतों से शादी करेंगे, हिंदू वहाँ वो हो जाएंगे, और बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि बाकी पाकिस्तानी महिला आ गई, हिंदू धर्म अपना लिया, एक इस्लाम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म अपना लिया। बाकी बड़ी तारीफ़ काबिल बात है, लेकिन यह हंसने वाली बात नहीं है। बाकी ये देश का मुद्दा है, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। बाकी इस चीज़ की जांच होनी चाहिए कि वाकई क्या वो जासूसी लेवल पे आई हैं, और उनका जो रूट था वो भी थोड़ा सा गलत रूट था। अगर वो सीधे सही रूट से भी आ सकती थी। तो ये भी एक जांच का मुद्दा है, इस पे जांच होनी चाहिए। और अगर वो सही है तो उस चीज़ का भी उनको प्रूफ बताना चाहिए। और अगर नहीं सही है तो बाकी देश के जो सारी संस्थान है उनको एक्टिव होना चाहिए कि हमारे देश को इस तरह का खतरा ना हो।
आपने सुरक्षा की बात की। भारत में सुरक्षा को लेके बहुत ही सीमा हैदर को लेके लापरवाही देखी गई है, किस तरीके से पाकिस्तानी महिला भारत में आ गई। लेकिन सुरक्षा की बात करें, 24 में आप सत्ता में किसको देखना चाहती है? 24 में मोदी का विरोधी पार्टी में कौन है? मोदी नहीं, मोदी का तो कोई अपोजिट पार्टी दिखती है। देखिए, मोदी और आरएसएस, मोदी आरएसएस संघ, ये सब लोग एक ही हैं। इसमें जिस लेवल पे बीजेपी काम करती है, गुणगान नहीं है ये सबक लेने वाली बात है। जिस लेवल पे मोदी और संघ आरएसएस काम करता, उनको हर जगह पता है कि हमारे कितने वोट हैं। वो अपने वोट को कैलकुलेट करके चलते हैं, और अगर आप देखेंगे तो 100 वोट 50 वोट इतने से ही हार जीत हो रही है। कोई लाखों वोटों की हार जीत नहीं हो रही है। और जो दलित मुस्लिमों के वोट काटे जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रही हूँ, इलेक्शन फिर से आ रहा है और आप लोग अपने वोट को सुरक्षित रखिए, अपना नाम वोटर आईडी में रखिए, और ताकि अंतिम समय पे आप ये ना देखें कि आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। ये बीजेपी के पास मीडिया है, टीवी है, अखबार है, प्रशासन है, ईडी, सीबीआई, सब कुछ है। कैसे बहुजन फाइट करेगा बीजेपी को? देखिए, बीजेपी से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने हक अधिकार जानना है। आपको अपने हक अधिकार जान लीजिए। सबसे बड़ा, लोग बोलते हैं ये तो झूठ की बातें हैं और अफवाहों की बातें हैं, लेकिन बाकी यूपी विधानसभा में 18 लाख वोट काटे गए थे। यूपी विधानसभा में 18 लाख वोट कटे थे। अब वो वोट कटने के बाद में, उसके बाद में इतने सारे लोग अब उसी जगह से खड़े हो गए कि अब जो बीजेपी का कोर वोट है वो कहीं नहीं जाता। अगर 100 है तो 100 वोट उसको मिलेगा। बाकी अगर समझ लीजिए 200 वोट बाहर है तो वो सब, कभी ये भी लड़ जा रहे हैं, कभी बसपा भी वहीं से, सपा भी वहीं से, आम आदमी भी वहीं से, फिर ओवैसी भी वहीं से, फिर वहीं से, तो वोट वो अपने आप बिखर जाता है और बीजेपी अपने 100 वोट से भी जीत जाती है। तो ये सीखने की बात है कि अपने वोट आप लोग सुरक्षित रखें और अपने वोट का सही प्रयोग करें। तो कैसे देखती हैं? आपने बोला कि संख्या के आधार पे आप बता रही हैं कि वोटों का जो है वो कटौती होती है, इसके आधार पे आप जेल भी जा सकती हैं, कि कोर्ट के दरवाजे तक जा सकती हैं, आपको पुलिस घसीट के ले जा सकती है, क्योंकि आप यूपी सरकार पे सवाल उठा रही हैं, आप बीजेपी की ईमानदारी पे सवाल उठा रही हैं। देखिए, अभी तो अगर क्या ही बोलें कि अगर आप तो ट्वीट कर दो तो आपको जेल हो जा रही है, बोल दो तो जेल हो जा रही है, पत्रकारों के कपड़े उतार दिए जा रहे हैं, वहाँ खड़े कर दिए जा रहे हैं उस थाने में। तो भाई इतना डर के जिएंगे तो मुझे तो नहीं लगता जीने का कोई फायदा है। इंसान हो तो इंसानों की तरह जियो, कम से कम बोलो, कम से कम। ये सिर्फ मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, कांग्रेस भी थी अगर आप देखें बीजेपी कांग्रेस जितनी भी मनुवादी पार्टी हैं, इवन मैं केजरीवाल का भी नाम लूंगी, कि ये लोग पहले केजरीवाल कहते थे SC/ST, बाबा साहब की लंबी फोटो लगाए हुए हैं, और बाबा साहब की जय भीम मिशन चल रहा है, और उन्हीं का एक मंत्री अगर 22 प्रतिज्ञाएं ले लिया तो हटा दिया। अब SC/ST कब्जे में आ गए। मुस्लिमों को अगर मुस्लिम तो उनको वोट देते हैं जो बीजेपी को हराता है, तो केजरीवाल के सिवा जाने के सिवा कोई चारा नहीं, उसके सिवा कोई चारा ही नहीं होता है। मतलब ना कांग्रेस में कोई डिफरेंस है, ना बीजेपी में कोई डिफरेंस है, ना आज जो बहुत केजरीवाल अपना जो सर्वे करवा रहे हैं कि नेक्स्ट PM अगर राहुल गांधी ना हो तो कौन होगा, तो केजरीवाल होंगे। कोई डिफरेंस नहीं है। SC/ST सब प्लान का पैसा कहीं खर्च नहीं होता। अगर इनके विधायकों से पूछ लिया जाए, MP से पूछ लिया जाए, सरकार से पूछ लिया जाए, तो ये लोग कहीं ये पैसा खर्च नहीं करते। ये लोग हमेशा जो वंचित वर्ग है इसको हमेशा वंचित ही रखना चाहते हैं, ताकि 5 किलो अनाज में उसके लिए हमें वोट कर दें। पानी नहीं देते हैं ताकि 1 गैलन पानी के लिए हमें वोट करें। मतलब इस कदर अपने नागरिकों को गरीब रखना, ये और क्या चाहिए? 5 किलो राशन मिल रहा है आराम से, मोदी जी का अच्छा भाषण मिल रहा है, खुश रही है। क्या यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है? देखिए, अभी भी हमारे देश में अगर बोलिए ना, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर इसको देखा जाए तो इसको लोकतंत्र, ये तो राजतंत्र हो गया, कि जो लोग अगर
पहले इस धन संपत्ति वाले हैं, उनको कोरोना काल में क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। मोदी जी की बात है, एक्सरसाइज करना सिखा रहे हैं, ब्रीदिंग आउट ब्रीदिंग इन सिखा रहे हैं। उन्होंने ये कभी नहीं इस टीवी कैमरे के सामने आके कहा कि भाई आपके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है जो पैदल जा रहे हैं। आपने अगर देखा होगा ये कि बार बार मैं इंटरव्यू में ये चीज़ बोलती हूँ और बार बार ध्यान भी जाता है कि जब यहाँ से जा रहे थे, यहाँ के निवासी जो मजदूर थे अपने घर जा रहे थे, तो उनके लिए बस की सुविधा ना यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, ना केंद्र की तरफ से, ना दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं हुआ। लेकिन जब इलेक्शन आ गए वहाँ LED लग गई। तो ये थी प्रियंका पासवान, तमाम मुद्दों पर बात की, लेकिन बातों का कंक्लूजन जो निकल कर आया कि वर्तमान समय में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। आखिरी बात क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, बहुत सारे लोगों से ये मैंने सुना भी है, ऐसा देखा भी है कि डेमोक्रेसी आजकल ये चल रहा है कि डेमोक्रेसी बची रह जाए, बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा दिखता भी है। और ये डेमोक्रेसी मतलब आप विविधता लाइए चुनने में नेताओं को। एक है मजबूत सरकार नहीं होनी चाहिए, मजबूर सरकार होनी चाहिए, उसमें डेवलपमेंट होता है लोगों का। जहां मजबूत सरकार आती है वहां सिर्फ विनाशी होता है। अगर आप आज देख रहे हो तो देखिए, आप भले चंद्रयान पे अगर आप पहुंच के बहुत अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं, तो अपने उस भाई को भी देखिए जो गटर में है और वो सफाई कर रहा है, उसको जहरीली गैस होने की वजह से उसका दम घुट के मर जाता है, उसका परिवार सड़कों पे आ जाता है, उसको भी जरा देखिए, वो भी आपका भाई है। और अपने बीच ऊंच नीच का बैर भाव तो मुझे लग रहा है कि और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, खत्म होने की बात नहीं हो रही है। हाँ, ये अच्छी बात ये हो रही है कि हमारे और आप जैसे लोग जातिवाद पे बात करने लगे हैं, इसलिए हम जातिवादी हैं, इसलिए हम लोग जातिवादी हैं। और जो पूरे जज हैं, जो पूरे जज कितने हैं, जज बने उसमें OBC SC ST कितने हैं, IAS ऑफिसर SC ST कितने हैं, सेक्रेटरीट लेवल पे कितने हैं, मीडिया में कितने लोग बैठे हुए हैं, ये लोग एक्चुअल जातिवाद है। क्योंकि वहां पे हमारे लोग नहीं, डाइवर्सिटी तो लाओ, वहां पे भी लोगों को दिखाओ तो हिंदू हो, हिंदू राष्ट्र बना रहे हो तो वहां पे पूरे हिंदू घुसेड़ो ना। अगर OBC SC ST भी तो हिंदू है अगर, तो उनको भी तो डालो, तब तो बताओ ना हिंदू है। तो हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आखिरी लाइन से अपनी बात को ख़त्म करूंगी कि जाति का नेता नहीं, जातिवाद पर बात करने वाला नेता चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।